हेलो स्टूडेंट्स, हाय है पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशन। सो वर्क जो हम समझते हैं एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का क्या मतलब है, उसके लिए कुछ सिचुएशंस दी हुई है जिससे कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि साइंस में वर्क का क्या कंसेप्ट होता है। सो पुश ए पेबल लाइंग ऑन द सर्फेस। अगर कोई पेबल है सरफेस पर, हमें उसको पुश करना है। द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। तो वो जो पेबल है कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल। तो हमने उस पेबल पे कुछ फोर्स लगाई एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड एंड उस पेबल की जो पोजीशन है वो बदल गई, यानी वो डिस्प्लेस्ड हो गया। सो इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। इस सिचुएशन में वर्क हुआ है साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से। एंड अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रू अ डिस्टेंस। अगर गर्ल एक ट्रॉली को खींच रही है, अब वो ट्रॉली कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है, इट मीन्स द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन ट्रॉली। इसका मतलब ये है कि उस लड़की ने उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, और उस ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस ट्रॉली की पोजीशन बदल गई है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन हुआ है। देन थर्ड सिचुएशन इज लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। अगर हमें कोई बुक एक हाइट से फेंकनी है तो हमें वहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। द बुक राइज अप, बुक ऊपर जाएगी एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव। जब हम बुक को ऊपर फेंकेंगे तो हमको वहाँ उस बुक पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वापस नीचे आएगी। इट मीन्स अगर हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर बुक पर वर्क हुआ है। नेक्स्ट, a closer look at the above situation reveals that the two situations need to be satisfied for the work to be done. इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है कि अगर वर्क डन हो रहा है तो उसको दो सिचुएशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इज अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगनी चाहिए एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, एंड उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे और अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट में वर्क डन है, वर्क डन हो रहा है। सो इफ एनी ऑफ वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि वर्क नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई वी व्यू द वर्क इन साइंस। तो साइंस में इस तरीके से वर्क होता है, यानी फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे वर्क किसी कांस्टेंट फोर्स की वजह से होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज द वर्क डिफाइन इन साइंस। साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन किया है। To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. तो इसको समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम एक चीज़ को कंसिडर करेंगे, केस कंसिडर करेंगे जिसमें कि फोर्स एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में। सो लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम कांस्टेंट फोर्स मानेंगे कैपिटल एफ, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं एंड लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा कुछ डिस्टेंस एस तक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन। सो वी डिफाइन वर्क टू बी द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को डिनोट करते कैपिटल एफ से, इज इक्वल्स टू फोर्स को डिनोट करते कैपिटल एफ एंड डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया हमने एस से। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस। Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of force. So, अगर किसी भी
ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हो रहा है, अगर फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उस पर क्या मैग्नीट्यूड है, एंड वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। एनर्जी की डिमांड हर वक्त बढ़ती ही जा रही है। सो वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? सो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? So the energy is the biggest natural, the sun is the biggest natural source of energy to us. So हमारे लिए सबसे बड़ा natural source of energy क्या है? Sun. Many of our energy sources are derived from the sun. जितने भी हमारे energy sources हैं वो सब derived हुए हैं sun से. We can also get energy from the nuclei of atom. हमें atom की nuclei से भी energy मिलती है. The interior of the earth and the tides. Can you think ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्या आप कुछ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बता सकते हैं? देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज थस मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम सोचें कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी पोजेस है या नहीं, एनर्जी लगी या नहीं, तो बताएगा कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम किस कैपेसिटी उस काम को कर रहे हैं। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम दैट ऑफ द वर्क, दैट इज जूल। सो एनर्जी की यूनिट है वो जो सेम होती है वर्क की एनर्जी के, वर्क के जैसे वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, वैसे ही एनर्जी की भी ऐसा यूनिट होती है जूल। सो 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एक ऐसी एनर्जी है जो कि 1 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसकी ज़रूरत होती है। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड द किलो जूल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एनर्जी का लार्जर यूनिट चाहिए था, बड़ा यूनिट चाहिए रहता, उसे हम बोलते हैं किलो जूल। सो 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल के। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। So luckily the world we live in provided energy in many different forms. जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर एनर्जी के भी कई सारे फॉर्म्स हैं। सो द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड द मैकेनिकल एनर्जी। सो उन अलग अलग फॉर्म्स में इंक्लूड करता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैन हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी। सो कई सारे फॉर्म्स हैं हमारी दुनिया में एनर्जी के। सो थिंक इट ओवर। हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एंटिटी एक एनर्जी का फॉर्म है? सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड टीचर। आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ डिस्कस करना है। So James Prescott Joule was an outstanding British physicist. He is the best known for his research in electricity and thermodynamics. जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कई सारी रिसर्च करी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और थर्मोडायनेमिक के ऊपर। अमॉन्गेस्ट अदर थिंग्स ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनके अलावा उन्होंने कई सारे लॉज भी बनाए एंड उनका एक लॉ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalent of heat. So the unit of energy and the work called joule. इसलिए उन्होंने एनर्जी और वर्क की यूनिट को जूल माना है, इज नेम आफ्टर हिम। और उनके नाम के बाद ही इन दोनों एनर्जी और वर्क की ऐसा यूनिट हुई है जूल, क्योंकि ये डिस्कवर करी थी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने।
तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।